चुनाव में अब कौन जीतेगा? क्या नरेंद्र मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे? इफ नॉट नरेंद्र मोदी देन हु? तो 8th हाउस मतलब कि कुछ गुप्त होने वाला है, कुछ निकल के आने वाला है और सिंहासन हिलने वाला है। अभी तो कंट्रोवर्सीज और बढ़ेगी। तीनों ग्रह जल तत्व की राशि में रहेंगे और नॉर्थ दिशा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पहले तो दुनिया का नॉर्थ विच इज कॉल्ड अलास्का, यस एग्जैक्टली, तो वहां पर कुछ होगा जी, या फिर हो सकता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ हो, एग्जैक्टली, या फिर उससे भी थोड़ा जूम करके आए तो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में हो। अब उसमें भी ज़्यादा जूम करें तो समझ में आता है उत्तराखंड में होगा। ऐसे लोग जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बेटर वो अपने ग्रह अच्छे ज्योतिषियों को दिखा लें। जो सोचा नहीं है उससे अलग हो जाएगा। इससे कोई 3 सेक्टर्स ने सारे वॉलेटाइल मार्केट में भी अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर कई लोग गलतियां करते हैं। गोल्ड को लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, या क्या महिला नेतृत्व हमें कभी मिलेगा? जब जब भी राहु रोहिणी नक्षत्र में आया है तब तब उसने देश में परेशानियां शुरू की। आने वाला वर्ल्ड सुपर पावर कौन होगा? अब पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर देगा और राजाओं के परस्पर महायुद्ध करवाने की कोशिश करेगा। तो एज ए इंडिया अभी वो कंट्री होगी जो खुद इनिशिएटिव लेगी कि भारत एक नई करेंसी को जन्म देगा। भारतवर्ष को ओलंपिक मिलने वाली जो बात है 2036 को, वो उसमें ज्योतिष क्या कहता है? कोलैप्सिस तो होंगे और हमारे भारतीय भी तो वापस आने वाले हैं अभी कि कैसे फ्लाइटें भर भर के आएंगी वहां से। क्या भारत डरेगा? बहुत बदलाव होने वाला है देश में। ओम नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। नमस्कार। महर्षि नारद का कहना है कि ज्योतिष को वेद की आंख कहा गया है। अब ये जो वेद की आंख है उसके 3 भाग होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। आप नारद मुनि का श्लोक देखें तो सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंदम त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलः चक्षु ज्योतिष शास्त्रम अनुत्तमम। अब इसमें से जो संहिता का पार्ट है उसी को हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मंडेन के बारे में बात करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक शास्त्र का ज्ञान और दूसरा हिम्मत। बहुत कम लोगों के पास उतनी हिम्मत होती है कि वह बेबाक मंडेन के बारे में बात कर पाए। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास मंडेन के बारे में बात करने के लिए आज प्रशांत कपूर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वेलकम टू कार्मिक कन्वर्सेशन। प्रशांत जी नमस्कार। आशीष मेहता जी एंड दोस्तों, आपको बहुत बहुत वंदे मातरम, जय हिंद। सो इसी से हम शुरू करेंगे। ओह यस, वंदे मातरम जी, आपका जो स्लोगन है। बिल्कुल। बाकी आशीष जी ने आज इनवाइट किया है, सो हमसे बहुत सीनियर हैं और बहुत ही लर्नर हैं। मैं आज भी आशीष जी की बात करूं तो मैं भी छात्र समझूंगा आपको। मैं नहीं, हम सब छात्र हैं प्रशांत जी, क्योंकि आपकी नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा है। आपकी हम सब छात्र हैं जी। अब ऐसा समझ के चलो, वराहमिहिर ने ये बोल दिया कि हम सब ज्योतिष की बोट में सवार हैं जी। अब उस बोट में कौन आगे कौन पीछे, सब साथ में ट्रैवल करने वाले सहयात्री है। अब सहयात्री में हो सकता है किसी ने जल्दी स्टार्ट कर दिया, किसी ने कम स्टार्ट किया। सर ये आपका बड़ापन है आपका, क्योंकि वैसे भी आप हमसे उम्र में भी सीनियर हैं और ज्ञान में भी। ये बात अलग है, उम्र में है, ज्ञान का पता नहीं। नहीं, ज्ञान में भी आप हैं। ये बात अलग है कि आपने ये बात कही कि मंडेन में थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। मैं भी शायद मंगल योग कारक है मेरा, तो थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है वहाँ से। क्या बात है। अब आप देखते हैं कि पिटारे में क्या निकलेगा, क्या क्वेश्चन निकलेंगे। नहीं, जहाँ से आपने स्टार्ट किया, जो आपकी स्टाइल है वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप वंदे मातरम करके स्टार्ट करते हो, तो वंदे मातरम से ही स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया फर्स्ट। तो एक प्रश्न जी जो सभी के दिमाग में अभी घूम रहा है जी, और वो प्रश्न ये है, क्या नरेंद्र मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे? सर अभी जो लूनर एक्लिप्स आने वाली है 7 सितंबर को, एक्वेरियस राशि पे लगने वाली है। अगर हम
नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखें तो वृश्चिक लगन की कुंडली है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर कुंडली देखें मिथुन लगन की, तो उसमें भी वृश्चिक लगन का प्रभाव। और अगर हमारे आरएसएस के हेड हैं मोहन भागवत जी, उनकी भी वृश्चिक राशि है उनकी, तो ये वृश्चिक का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 4th हाउस कुंभ राशि में, तो चौथा घर आपका थ्रोन का है, आपकी सिंहासन का है। तो जब ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं और पार्टी की कुंडली में या राजा की कुंडली में या देश की कुंडली में, और देश की कुंडली में भी अगर देखें हम तो कर्क लगन की कुंडली है, एंड उसमें भी जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 8th हाउस में जा रहे हैं अभी, जो कॉम्बिनेशन लूनर इक्लिप्स लगेगी 8th हाउस में, तो 8th हाउस मतलब कि कुछ गुप्त होने वाला है, कुछ निकल के आने वाला है, और सिंहासन हिलने वाला है, सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का बदलाव। तो ये दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। एक तो नरेंद्र मोदी जी भी त्याग पत्र देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा, कि उनके उत्तराधिकारी वो अभी सिंहासन पे बैठने वाले हैं। एंड दूसरी तरफ मोहन भागवत जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ का थोड़ी सी समानता है। यस 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 6 से 7 दिनों का फर्क है दोनों की डेट ऑफ बर्थ में, ऑलमोस्ट एक ही उम्र है। और मोदी जी ने ही ये रूल बनाए थे पार्टी के लिए कि जब भी किसी को 75 वर्ष हो जाएंगे तो बड़े पद पर वो नहीं रह सकते। और जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे मोहन भागवत जी की भी कुंडली देख रहा था मैं, मात्र थोड़ा सा फर्क है चंद्रमा का उनकी कुंडली में, अदरवाइज उनकी भी वृश्चिक लगन की कुंडली है, मोदी जी की भी, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज आ रही हैं दोनों की कुंडलियों में। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि मोहन भागवत जी अभी ऑलमोस्ट आरएसएस को 100 ईयर्स होने वाले हैं अभी 2025 में। तो कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अभी रिजाइन देंगे, आरएसएस का कोई नया व्यक्ति हेड बनेगा, और वहाँ से एक प्रेशर शुरू होगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि लीडर भी चेंज होना चाहिए। तो ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो ऐसा नहीं कि कोई देश में कोई परेशानियां होंगी, क्योंकि आगे लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से शुरू हो चुकी है, बना दी है इन्होंने लीडरशिप, क्योंकि आगे मंगल की महादशा भारत की अभी 3 सितंबर से शुरू होगी, और भारत अभी मानेगा थोड़े नहीं, भारत सुनेगा थोड़े नहीं किसी की। अब तो भारत का वो समय आने वाला है कि भारत अभी सुनाएगा। जैसे हम बॉर्डर की भी बात करें, क्योंकि लीडरशिप के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब यह शीशी क्या हुआ ना, पहलगाम देख लीजिए, इससे पहले कितनी घटनाएं, पहले एक्शन होते हैं फिर हमारे रिएक्शन निकलते हैं। अब व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, अभी ऐसा भी होगा कभी अचानक ही हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारी सेनाएं खुद ही रात को निर्णय ले लेंगी कि भी आज सुबह एक स्ट्राइक करके आते हैं। रियली? इजराइल क्या करता है, किसी को पता थोड़ी नहीं चलता है। सुबह पता चलता है मॉर्निंग में या दिन को कि आज इजराइल ने स्ट्राइक कर दी, फिर बाद में उनको आना पड़ता है मीडिया में, रीज़न देने पड़ते हैं निकाल के कि हाँ इसलिए हमने स्ट्राइक की। कोई तो बहाना चाहिए ना। ट्रू। तो जिन लोगों ने, जो देश और दुनिया के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं भारत पहले हमारे ऊपर कोई, जैसे मोदी जी भी कहते हैं ना कि आप गोली मारोगे तो हम गोला मारेंगे, नहीं अब हम गोला मारेंगे, आप गोली मारो या नहीं मारो, हम इंतजार नहीं करेंगे आपकी गोलियों का। तो एज ए इंडिया अभी वो कंट्री होगी जो खुद इनिशिएटिव लेगी। आशीष जी आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, आपको पता है अभी भारत की वृश्चिक लगन की कुंडली, मंगल की महादशा शुरू होगी। मंगल 2nd हाउस में वायु राशि का है, 8th हाउस वेपन के हाउस को देख रहा है। नए नए वेपन्स बनाएंगे हम, वायु राशि एक्टिवेट होने वाली है। तो हम इंतज़ार थोड़े नहीं करेंगे। अगर हमें कोई गलत खबर मिलेगी, चाहे वो सही हो या गलत हो, कि कोई भारत के अगेंस्ट कोई कुछ करने वाला है या कुछ स्ट्राइक होने वाली है या कुछ सिविलियंस पे हमला होने वाला है, तो उससे पहले ही हम अटैक कर देंगे। क्या बात है। और बाद में वो कहेंगे भी कि नहीं ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है, तो जो कर दिया तो कर दिया। अब ये नया भारत लोग देखेंगे। अभी मंगल भी जाने वाला है वृश्चिक राशि में, आई थिंक 27 अक्टूबर 2025 को जाएगा, 40 दिनों तक रहेगा, शायद 7 नवंबर तक। तो ये जो समय है थोड़ा सा भारत के लिए क्रिटिकल समय भी है, थोड़ा सा कॉम्युनल वायलेंस का, बिकॉज लूनर एक्लिप्स जब आती है तो उसमें सिद्धांत है कि देश की कुंडली में अगर ऐसे 6th 8th 12th का कहीं कनेक्शन बन जाए तो ये देश के लिए भी खतरा है। तो बस ये थोड़ा सा क्रिटिकल समय है 27 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक, जिसमें हमें कॉम्युनल वायलेंस से बचना है। लेकिन यही वो समय है कि जो ये मैं बातें कह रहा हूँ कि पहले एक्शन हो फिर हम रिएक्शन लें, तो इन्हें हमें समझना भी है। और अगर भारतीय आर्मी या सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग अगर हमारी आपकी वार्ता सुन रहे हो, तो उन्हें एक मैसेज भी है इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि इस बार एक्शन का इंतजार ना किया जाए।
रिएक्शन दे दिए जाएं एडवांस में। और ये लगातार सिलसिला मंगल की महादशा में तो जारी होना ही चाहिए, क्योंकि राहु की महादशा में वी आर गोइंग टू बी द सुपर पावर। तो जब सुपर पावर बनना है तो मंगल में वो मंगल का दमखम तो दिखाना पड़ेगा। मंगल सेनापति है, तो हमारा जो बिहेव होना चाहिए पूरे संसार में, पूरे विश्व में, तो लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, भारत अभी एक सेनापति का रोल अदा कर रहा है, भारत अभी आक्रामक हो गया है, भारत को कोई अभी आंख दिखाकर देख नहीं सकता। वरना आंख दिखाएंगे तो पता नहीं वो सुबह आंखें निकाल के और क्या क्या निकाल के ले जाएगा, कहीं बॉडी ना गायब कर दे। तो थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से कहूंगा मैं कि वो समय आ गया है, पूरी दुनिया को मैसेज भी है कि अब भारत से, अब वो भारत नहीं है कि नहीं हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, नहीं, हम सब कुछ करेंगे अभी। अगर आप हमें परेशानियां करने के सोचेंगे भी, उससे पहले ही हम उस चीज को एलिमिनेट करने की क्षमता रखते भी हैं, और क्षमता रखने के साथ साथ करेंगे भी। तो आशीष जी, बहुत बेहतरीन समय आने वाला है भारत के लिए। डिफेंस हमारा बहुत आगे जाने वाला है। एंड अभी जैसे आप देखिए, आज से 3-4 साल, अभी इन 3-4 सालों में तो हुआ है कि हम भारतीयों ने पूरी दुनिया को वेपन सप्लाई करना शुरू किए। पहले हमसे वेपन लेने की तो वो बात ही नहीं थी। हमारे ऊपर बहुत सारी बंदिशें हैं, यूएसए के रूल रेगुलेशन, यूएसए का एक डोमिनेशन। तो अभी भारत मान कहाँ रहा है किसी की बात। आप 25% टैरिफ लगा दो, 50 लगा दो, जो अभी चल भी रहा है, आप 500% लगा दो, जो भारत करेगा वो करके रहेगा अभी। तो बहुत बेहतरीन समय आने वाला है। और इट रिमाइंड्स मी, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें एक ही आंसर में दे दी, और बहुत सारे प्रश्न एज ए लेमैन भी उठते हैं और एज ए ज्योतिष के अभ्यासों के तौर पर भी उठ रहे हैं। सो वन ऑफ द क्वेश्चन इज दैट इफ नॉट नरेंद्र मोदी देन हु? मुझे आज भी याद है कि 2020 के आसपास हमारे एस्ट्रोकोपर चैनल मैंने वीडियो दिया था उस समय योगी जी के बारे में, कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट उत्तराधिकारी, योगी आदित्यनाथ जी। तो मेरे ऊपर कई क्वेश्चन भी आए थे कई लोगों के कि भारतीय जनता पार्टी में वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जो आरएसएस कैडर से होता है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि योगी जी तो आरएसएस कैडर के नहीं हैं। मैंने एक रिसर्च की थी, कभी डिटेल में उसमें विश्लेषण करेंगे, लेकिन जो कॉम्बिनेशन निकल कर आते हैं योगी जी की कुंडली में, ये नियति कहीं ना कहीं तय कर चुकी है कि वही अगले प्रधानमंत्री होंगे। क्योंकि देखिए आशीष जी, जैसे आपने कहा ना, ज्ञान के साथ साथ कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी चाहिए, और आप अपना कहीं ना कहीं अपने तरीके से भी डिकोड करते हैं। अब जब मंगल का प्रभाव देश में दिखाई दे रहा है, तो आगे नेता भी, जो लीडर है, वो एग्रेसिव दिखाई देना चाहिए। अब योगी जी की बात करें तो मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, नोएडा में। मुझे आज भी याद है 2007 की बात करो तो बहुत ज़्यादा क्राइम था। जैसे योगी जी आते हैं तो नोएडा में ऐसा वक्त था आशीष जी कि महिलाएं रात को, बहुत दूर की बात है, जनरली पुरुष भी रात को 2-3 बजे घर से निकल नहीं सकते थे गाड़ी। आज आप नोएडा में कभी जाइएगा, सुबह 2-3, 12, 1, 4 बजे तक सुबह जॉगिंग करती हुई महिलाएं हाईवे में, नॉर्मल रोड्स पर आपको नजर आएंगी। आप सोच सकते हैं कि कितना सेफ है। तो सोचिए कि योगी जी का जो पराक्रम यूपी में देखा है लोगों ने, तो उन्होंने एक तय कर दिया है कि इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका सूर्य तो मजबूत है ही, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो तभी होता है जब मंगल का दमखम रहता है। राजा प्रशासन के बिना कुछ नहीं है, अगर सेनापति मंगल कार्य नहीं करेगा। सही बात है। तो योगी जी ने सूर्य का भी बल दिखाया है, अपना प्रशासन भी स्ट्रांग किया है, साथ में मंगल को भी स्ट्रेंथन किया है। तो अगर आज आने वाले समय में मंगल की महादशा भारत की कह भी रही है कि राजा भी आगे ऐसा चाहिए जो इंस्टेंट निर्णय लेने वाला हो। अगर हमारी एजेंसीज रात को राजा को कह दे शाम को कि सर कुछ हमें भय दिखाई दे रहा है, तो राजा एक स्ट्रेट लाइन में कह दे कि भाई सुबह कुछ करके आ जाओ, मुझे ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, नो मोर डिस्कशन। स्ट्राइक होनी चाहिए, सुबह न्यूज़ आ जानी चाहिए टेबल पे, और भारतीयों को पता चल जाना चाहिए कि हम मॉर्निंग में ये काम कर चुके हैं। तो योगी जी के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति आगे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब इसमें थोड़ा ज़्यादा जूम करते हैं जी, क्योंकि वन ऑफ द प्रेडिक्शन ऑफ योर्स इज सच के नरेंद्र मोदी जी अपना पद त्यागेंगे और किसी और को देंगे, और उसमें आप बोल रहे हो कि योगी जी को देंगे जी। और 29 के आसपास चुनाव भी आएगा जी। तो चुनाव में अब कौन जीतेगा 29 के चुनाव में? 2029 के चुनाव में बीजेपी दोबारा वापस आती हुई नजर आ रही है। हाँ, इस बार तो नहीं आ पाए, क्योंकि वो कहते हैं ना, कई बार आपको देखिए, कई बार ज़्यादा शक्तियों से अहंकार भी आ जाता है।
इस बार जो इन्होंने इलेक्शन में गलतियां की हैं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं बीजेपी से, जो काम इन्हें पहले कर देने चाहिए थे। देखिए राजनीति है आशीष जी, हर व्यक्ति अपने तरीके से चलता है। मंडेन भी कई बार फेल हो जाती है जब आप अपने हितों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि राजा गलतियां नहीं कर सकता है, लेकिन मैटर करता है कि आपने कितने अच्छे कार्य किए हैं, वो सबसे पहले काउंट होने चाहिए। तो इनकी अपनी गलतियां बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सीट्स पूरी नहीं लेके आ पाए थे, लेकिन गलतियों से कहीं ना कहीं सीख गए हैं ये लोग। तो आगे 2029 में फुल मेजॉरिटी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्कि कुंडली में आगे कॉम्बिनेशन तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि कहीं 2027 में चुनाव ना हो जाए। Really? और अभी अगर 2025 में भी देखा जाए तो आरएसएस एंड बीजेपी में आपस में कोई ना कोई कलह भी होने वाला है कुछ, बिकॉज एक दूसरे के पूरक हैं। अब जैसे मैं ये भी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि मोदी जी पद त्यागते हुए नजर आ रहे हैं, तो कंट्रोवर्सी, कंफ्यूजन, क्लैशेस आरएसएस के साथ होंगे। कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी अभी रेजिग्नेशन देंगे, आरएसएस का नया हेड बनेगा और वहां से एक प्रेशर शुरू होगा एक बीजेपी के ऊपर कि अब प्रधानमंत्री को भी रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। और ये एक तरीके से मतलब जस्टिफिकेशन मांगेगी आरएसएस इस समय, क्योंकि देखिए जब रूल्स बनाते हैं तो इंसान को याद होना चाहिए कि उन रूल्स में आप भी आ जाते हो कहीं ना कहीं। यस। सो कुल मिला के आप ये देख रहे हो कि 29 तो बहुत दूर की बात है, पहले इलेक्शन हो जाएगा 27 के आसपास। 27 के आसपास। और आप देखिए ना आशीष जी, आपने भी मुझे पता है बहुत डिटेल में स्टडी की है। जब हमारी सूर्य की महादशा आई थी भारत की, और ये 2009 से चली 2015 तक, सूर्य 4th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया है। तो जो पार्टी जिसने परिवारवाद वाली पार्टी थी, तो 12th हाउस व्यय हो जाना, पार्टी खत्म हो गई उस तरीके से। अभी जो परिवारवाद वाला थोड़ा सा वो अंश बचा हुआ है। चंद्र महादशा में मोदी जी ने इतने बड़े काम कर दिए हैं देश में कि वो लोग याद ही नहीं रखना चाहते परिवारवाद को पुराना। तो सूर्य ने एक तरह से वो सत्ता परिवर्तन पूरे तरीके से कर दिया है। अभी सिमिलरली वैसी ही चीजें आगे होने वाली हैं। अब मंगल आ रहा है तो एक पावरफुल लीडर चाहिए अभी, जो सिर्फ डिफेंस की बात करता हो, पावर की बात करता हो। इंटरेस्टिंग। तो बहुत बदलाव होने वाला है देश में, और बहुत देश आगे बहुत तरक्की करने वाला है। अभी ये जो चल रहा है वोट चोरी वाला मामला, उसको आप कैसा देखते हो? किसका चोरी वाला? वोट चोरी वाला। यस सर, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कई लोग राहुल गांधी के बारे में कुछ कह रहे हैं, कई बीजेपी के बारे में, इलेक्शन कमीशन कुछ और कह रहा है। अभी भी प्रॉपर डिसीजन नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो मामला है वो एस्ट्रोलॉजिकली और ज़्यादा आगे बढ़ेगा या ऐसे ही ठप हो जाएगा? नहीं सर, अभी बढ़ेगा आगे। अभी तो कंट्रोवर्सीज और बढ़ेंगी अभी अक्टूबर में। ओके। और मुझे लगता है कि ये बेटर है कि पार्टियों के बीच की ही बातें हैं, उन्हीं के बीच में छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग अपनी जगह सही हैं, कुछ लोग अपनी जगह गलत भी हैं। तो ये गलत ठीक की परिभाषा बेटर है कि पार्टियों के बीच में ही छोड़ देनी चाहिए, मेरा ये मानना है। एक प्रश्न वैसे ही मैं आपको पूछने वाला था, लेकिन उसका जवाब आपने वैसे ही दे दिया, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत एलोबरेट करते हैं। आपने ये बता दिया दैट राहु की महादशा में इंडिया इज गोइंग टू बी सुपर पावर। तो नेक्स्ट सुपर पावर कौन बनेगा वो आपने इनडायरेक्टली बता दिया, लेकिन राहु की महादशा तो बहुत लंबी चलेगी। तो ये जो ट्रांजिशन होने वाला है वर्ल्ड सुपर पावर का, आने वाला वर्ल्ड सुपर पावर कौन होगा? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। राहु की महादशा आएगी 2032 में, सितंबर में स्टार्ट होगी, और भारत सुपर पावर बनेगा क्योंकि राहु लगन में सूर्य के कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है। डोमिनेशन और ईगो, मतलब होता है ना कि आप किसी की मानेंगे नहीं, जो हमने कह दिया वो सही है। वो राहु की पंचम घर में दृष्टि, मतलब जो पॉलिसीज हमने बना दी वो दुनिया में वही सच्ची हैं, वही सही हैं। अगर कुछ गलत है तो भी वो सही है। आएगा भारत का समय, भारत डोमिनेशन करेगा कई चीज़ों में। 7th हाउस मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में यू आर द विनर। आप नहीं मानेंगे, टेबल में आप अपनी मनवा के ही उठेंगे। जब तक आपकी मानेगी नहीं जाएगी आप नहीं उठेंगे, और साम दाम दंड भेद से मनवा के छोड़ेंगे आप। 9th हाउस डिवाइन, विदेशी नीतियां, मतलब यू आर द विनर इन एवरीथिंग। अब बात आती है कि सुपर पावर तो आशीष जी हम तभी बनेंगे जब हमारी लीडरशिप लगातार स्ट्रांग होती चली जाएगी।
अब ज्योतिष में क्या सिद्धांत है, अगली दशा तो तब अच्छी आएगी जब आप अब पहली दशा को पूर्ण तरीके से पूरा करेंगे। There you are. जैसे ज्योतिष में सिद्धांत है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जब 60-65 में चले जाते हैं तो बुध की महादशा आती है, एकदम यंग महसूस करते हैं एंड एनर्जी भी हाई हो जाती है, उनकी बॉडी एजिंग जो है वो रिवर्स एजिंग शुरू हो जाती है। True. और 70-75 के हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो 22-25 की एज में आ चुके हैं, बॉडी सेल्स रीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो तो तब होगा जब शनि की महादशा में आपका खान पीन अच्छा होगा, आपने हेल्थ अच्छे से मेंटेन की होगी, मसल में जो स्टिफनेस आई होगी आपने आने नहीं दी होगी, स्ट्रेंथन किया होगा। सेम रूल हमारा मंडेन में भी मैं इसी तरीके से अप्लाई कर देता हूँ कि पहले तो आपको मंगल में डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको देश को स्ट्रॉन्ग करना कैसे है। True. अगर लीडरशिप स्ट्रांग हुई ही नहीं और योगी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना ही नहीं तो राहु का जो फल मिलेगा, जो टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, और यहाँ से जब लोग चंद्रमा में या मंगल में या और किसी कैलिपर प्लैनेट में शिफ्ट होने की बातें करेंगे तो मंगल को ही जस्टिफाई नहीं करोगे आप, तो राहु में करोगे कैसे आप? समझ गए। राहु की लीडरशिप, क्योंकि राहु तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, छलिया है, उसका तो यह है कि साम दाम दंड भेद अमृत पिया है कि भाई मैं ही करूंगा सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन पहले मंगल को तो स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और राहु में इस्लाम की संज्ञा भी दी गई है, तो उससे पहले हमें रूल रेगुलेशन भी बनाने पड़ेंगे। हमारे सिविल कोड जो हम बनाने वाले थे उनको भी हमें सेट पहले करना पड़ेगा ताकि सब लोग इक्वल तरीके से आ जाए। इंटरेस्टिंग। और अगर कहीं हमारे देश में अगर ये फिर से जाति पाति पंथों में और धर्मों में अगर भेद चलता रहा तब तो राहु तो फिर दंगे करवा देगा देश में। समझ गया। तो उसका अर्थ ये हुआ कि यदि ये नहीं हुआ, चलो मान लीजिए यदि नहीं होता, तो फिर सुपर पावर कौन रहेगा? क्या यूएसए सुपर पावर की तरह बरकरार रहेगा या फिर यूएसए का पावर जाता हुआ आप देख रहे हो? आशीष जी, हम सुपर पावर बनेंगे। हम ये नहीं रखेंगे अभी कंडीशन की अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। जी नहीं, कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है, एक इंट्यूशन भी होती है कि अब हम बड़े काम करेंगे, मंगल को जस्टिफाई भी करेंगे, योगी जी अगले प्रधानमंत्री भी बनेंगे एंड हम पूरी पावर में आएंगे। बस ये है कि हमें अपने देश को कंट्रोल करना है। हमारे देश में जो दंगे होने की जो चांसेस हैं आगे, क्योंकि अभी मंगल की महादशा में जब राहु का अंतर आएगा तो अब डेफिनेटली मंगल से राहु 12th में चला गया है, लगन में है। आप एक छोटी सी बात किसी को बोलेंगे तो दिमाग में प्रभाव, और राहु सूर्य के नक्षत्र का है, और जब भी हमारे देश में राहु रोहिणी के नक्षत्र में आया है, चाहे गोधरा कांड देख लीजिए आप, चाहे आप 26 जनवरी 2022 में देख लीजिए दिल्ली में क्या हुआ था, बल्कि वो भी मैंने उस समय प्रेडिक्शन दी थी कि कुछ बड़ा होगा, धमाका होगा देश में। मैंने 27 जनवरी कहा था लेकिन 26 को हो गया था। तो आप सोचिए, जब जब भी राहु रोहिणी नक्षत्र में आया है तब उसने देश में परेशानियां शुरू की हैं। तो जब मंगल में राहु आएगा तो उसको हमें पहले ही कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि फरवरी 2026 में आने वाला है। ये तो वो स्थिति बनने वाली है कि देश, अपना ही देश, जो हम एक सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहे हैं, हमारा अपना देश दंगों से झुलस जाएगा। तो जो राजनीति में लोग बैठे हुए हैं पावरफुल, उनको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी कि देश के लोग कहीं दंगों में आपस में ना झुलस जाए। और यही तो मंडेन क्या है आशीष जी, आप भी मंडेन में बहुत एक्सपर्ट हैं, मुझसे ज़्यादा ही जानते हैं, मुझे मालूम है। मंडेन में यही तो है कि हम पहले जो आपके और हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर जब प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकारों को भी उन प्रेडिक्शंस का ध्यान देना चाहिए कि अगर ये किसी ने कोई बातें कही हैं तो इनकी तैयारी हमें पहले करनी है। तो हमें उनका अच्छा पार्ट देखना है, जो गलत कुछ इनऑस्पिशियस होने वाला है उसे पहले ही हमें रोक देना है। ऑन द कॉन्ट्री उल्टा है। वराह मिहिर जी ने तो ये कहा था कि जिस देश में ज्योतिषी न हो या जिस देश में ज्योतिषी बोल्डली प्रिडिक्शन न करता हो, उस देश का राजा लंबे समय तक नहीं टिक सकता। तो यदि कोई सुन रहा है तो उनको ऑफकोर्स हमारी बातों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल जी। भूतम इच्छिता, अर्थात जिसको सुख की इच्छा है, वैसे राजा को देवज्ञ अर्थात हम जैसे ज्योतिषियों की सलाह को ध्यान से लेना चाहिए। अब ये तो बात होगी जब राहु की महादशा आएगी, वो सब होगा तब। अभी ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है जी, उसके बारे में ज्योतिष या आपकी राय क्या है? सर, ये जो टैरिफ वॉर है ये चलेगा मार्च 2026 तक। अब देखिए, जब हमारा संवत शुरू हुआ था 2029 में, तो उस दिन सूर्य ग्रहण भी था 29 मार्च 2025 को। विक्रमी संवत भी शुरू हुआ उसी दिन। एंड अब सोचिए, विक्रमी संवत भी शुरू, तो
जब ये सूर्य राजा भी बन रहे थे, मंत्री भी, तो मैं वही सोच रहा था उस समय, और मैंने प्रेडिक्शन भी दी थी उस समय हमारे चैनल में कि कोई पागल राजा आएगा और पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करेगा, अपनी ईगो से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर देगा और राजाओं के परस्पर महायुद्ध करवाने की कोशिश करेगा। अब तब हमने ये नहीं सोचा था कि इसका तात्पर्य एक टैरिफ वॉर में भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ईगो तो सेटिस्फेक्शन तो चल ही रही है ट्रम्प की। तो जब से 29 मार्च को सूर्य में मैंने गोल्ड की भी प्रेडिक्शन की थी उस समय की, क्योंकि वो देखिए एक सिंपल सा रूल लगाया था मैंने कि धातु सूर्य की गोल्ड है। तो जैसे ही सूर्य राजा मंत्री दोनों पद उसके पास होंगे, और वो भी देखिए सूर्य प्रशासन में तो स्ट्रांग है ही है। अब सूर्य को मंगल वाला पद भी दे दिया जाए, जैसे पहले राजा होते थे वो प्रशासन भी खुद चलाते थे और युद्ध भी खुद करते थे और बहुत पावरफुल होते थे क्योंकि सुनते नहीं थे वो किसी को। अब जब वही स्थिति इस वर्ष बनी है पहली बार इस संवत में कि सूर्य के पास दोनों रोल आ गए हैं, राजा भी मतलब और मंत्री भी, खुद है वो सेनापति भी। तो अभी वही है ना कि एक राजा जो ये कहता है कि दुनिया की सुपर पावर वही है, कहीं ना कहीं वो इल्यूजन में जी रहा है, वो अभी कंफ्यूजन में है। और इसका जो प्रभाव है ये मार्च 2026 जब तक ये संवत खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये चलेगा। ये टैरिफ वॉर तब तक चलती रहेगी, कंफ्यूजन चलते रहेंगे। लेकिन रही बात ट्रम्प की पर्सनल बात, तो देखिए कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि वो बेवकूफ़ है, हम बेवकूफ़ नहीं कहेंगे। एक अगर कोई मंदबुद्धि व्यक्ति होता था तो यूएसए का राष्ट्रपति कैसे बन गया? समझदार व्यक्ति है, व्यापारी भी है वो, उसने मार्केट को गिराया अपनी स्टेटमेंट से, पता था कि उसकी एक लाइन से क्या होने वाला है। स्टॉक मार्केट में खूब पैसा कमाया उसने अपने पर्सनल, अगर बात करें उसकी, उस व्यक्ति ने क्रिप्टो में भी खूब पैसा कमाया। गोल्ड के अपने रिजर्व्स उसने पर्सनल लेवल पे उसने अपनी चीजों को काफी बड़ा कर लिया। अभी क्रिप्टो करेंसी को फिर गिराएगा कुछ दिनों में। गोल्ड में थोड़ी सी करेक्शन के बाद गोल्ड फिर बढ़ेगा क्योंकि युद्धों का समय है 2026 में, तो गोल्ड तो बढ़ेगा। ये प्रश्न तो हमें बार बार पूछा जाता है कि गोल्ड को लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या एज ए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट स्टेबल रखना चाहिए। आपकी स्टडी क्या कहती है गोल्ड के बारे में एट प्रेजेंट प्राइस? अजीत जी, मेरी तो गणना है कि जो अभी जैसे 1-2 दिन में करेक्शन हुआ है, वैसे हर माह मैं प्रेडिक्शन भी देता हूँ निफ्टी गोल्ड एंड सिल्वर की, मतलब वो थोड़ा सा मेंबरशिप प्रोग्राम बना रखा है हमने, बात करनी है हमें उसके बारे में भी। तो उसमें तो मैंने यही कहा है लोगों को कि ये जो अभी रेट चला हुआ है, अगर अभी बाई नहीं किया आपने तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे लोग। अच्छा, जैसे कई शादी विवाह में लोग रुके हुए हैं कि थोड़ा सा गोल्ड करेक्शन होगा तो दे विल बाई। नहीं सर, अब करेक्शन कुछ नहीं होगा। अब 1000-2000 हो भी गया तो उसको करेक्शन नहीं कहेंगे आप। कई लोगों के, मेरी टीम भी बता रही थी कि वीडियोस आ रहे हैं कि गोल्ड अचानक 30-40% लुढ़क जाएगा, कहीं नहीं लुढ़केगा। अब देखिए मार्च 2026 तक जब तक सूर्य का प्रभाव है, गोल्ड कहाँ लुढ़केगा? मार्च 2026 तक तो कोई रिस्क है ही नहीं। अब रही बात आगे की, फिर आगे युद्ध शुरू हो जाएंगे। फिर जब युद्ध शुरू होने हैं तब तो गोल्ड बढ़ना ही बढ़ना है, बाय डिफॉल्ट है वो तो। उसमें हम ज्योतिष की गणना को साइड भी कर दे तो भी आशीष जी गोल्ड बढ़ेगा उसके बाद। कहाँ पर देखते हो आप आने वाले 5 सालों में कितना परसेंटेज? अगर प्रेजेंट प्राइस लाख पकड़ के चलते हैं, चलो भी इंडियन प्राइसेस में, अगर मैं 2027 एंड तक भी देखूं तो कहीं ना कहीं 2.25 लाख तक गोल्ड टच करता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। आशीष जी देखिए ना, मैंने 1 जनवरी को हर वर्ष, आप भी देते होंगे वीडियो मंडेन में, मैंने भी दिया था हमारे चैनल में। मुझे पता है, मेरी टीम बता रही थी सर बहुत गालियाँ पड़ रही हैं लोगों की कि ऐसे कैसे आप इररिस्पॉन्सिबल तरीके से ऐसी प्रेडिक्शन देते हैं। तो उस 1 जनवरी 2025 वाले वीडियो में मैंने बोला था कि मिड ऑफ 2025 में गोल्ड 1 लाख टच कर जाएगा। उन दिनों में भाव चल रहा था आपका 67 के आसपास, 70 के आसपास। हाँ, वही ऊपर MCX 67 और 70 विद GST 3% ऊपर। तो और मैं भी थोड़ा सा स्माइल दे दी, मैंने कहा भी लोगों को कमेंट करने दो, आप कुछ मत कहिए, लेट द फ्लो गो एज इट इज। अब वही लोग जो इस तरह से, और लोगों का ये कहना था कि भाई हम ऐसे कैसे कुछ भी कह सकते हैं, ऐसी कोई एनालिसिस भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक या जो बड़ी बड़ी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो फाइनेंसिस को देखती हैं उनके थ्रू ऐसी प्रेडिक्शंस आती हैं जनरली कि गोल्ड इतना भागेगा। तब कोई ऐसी खबर नहीं थी। और आशीष जी, मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया था। वो एक होता है ना कि आप मंडेन पढ़ते हो तो बहुत सारे फॉर्मूलास को देखते हुए फिर प्रेडिक्शन करते हैं। मैंने एक सिंपल फॉर्मूला लगाया कि सूर्य का वर्ष है, मतलब गोल्ड मतलब धमाका होगा। और सोचिए 29 मार्च को एक जिस दिन सूर्य का वर्ष शुरू हुआ विक्रमी संवत, उसी दिन 29 मार्च को ही 1 लाख टच हो गया था। सोचिए आप, अब सोचिए वो भी तो प्रेडिक्शन थी।
और सोचिए जनवरी 1 से लेकर 31 मार्च मात्र 90 दिनों में गोल्ड का रेट 32% हाई हो गया, 32%। तो क्या अगले 2.5 वर्षों में 2.5 गुना नहीं हो सकता? हो सकता है, पक्का हो सकता है। सो जो यहाँ सुन रहा है उन सबको गुजारिश है कि अपने सेविंग्स का कुछ पोर्टफोलियो उनको डालना चाहिए गोल्ड में। कम से कम 10% तो जरूर डालना चाहिए मिनिमम। अच्छा, 10 से 15%। सिल्वर को कहाँ देखते हो आप? सिल्वर सर भागेगी अभी, और अगले वर्ष तक 1.5 लाख, मतलब कम से कम कह रहा हूँ मैं। अच्छा, इससे ऊपर चली जाए कोई, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर का बहुत सारे रीज़न है। कॉम इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रही हैं, तो जितने भी फैक्ट्री वगैरह है या जो सोलर सिस्टम बन रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में, तो सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है और बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि गोल्ड को भी पहले सोर्स देखा जाता था, कई चीज़ों में गोल्ड पहले लगता था, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में। अब गोल्ड महंगा हो गया तो डेफिनेट टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रही है हमारी, तो सिल्वर का यूसेज वहाँ पे होना शुरू हो गया। तो सिल्वर बढ़ेगी आगे आगे बहुत ज़्यादा। जनरली आप जब प्रिडिक्शन देते हो तो आप वर्ष के राजा को देखते हो या फिर गुरु और शनि की पूरी शनि को भी देखते हो सर गोल्ड और सिल्वर के लिए? सर वर्ष और के राजा को तो देखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, कभी अगर चंद्रमा अगर राजा और मंत्री बन गए तो सर वो तो चांदी चांदी हो जाएगी। या अगर शुक्र आ गए तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिटेल विश्लेषण करने की जरूरत होगी। वीनस भी आ गए तो कह देना होगा कि चांदी 30-50% ऊपर चली जाएगी। लेकिन गुरु शनि को तो हम मंडेन में छोड़ ही नहीं सकते। बड़े प्लैनेट हैं, जब भी कोई बड़े इवेंट होंगे तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब जैसे दोनों वक्री होंगे अभी नवंबर में, मुझे नवंबर में 12 दिन का ड्यूरेशन है, मुझे वो डेट भूल गई, शायद 12 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में दोनों। 15 नवंबर को तो शनि चेंज हो रहा है, उससे पहले का टाइम, उससे पहले का टाइम है। शायद 12 दिनों के लिए दोनों वक्री होंगे इकट्ठे ही, एंड गुरु उस समय कर्क राशि में होंगे, एंड शनि देव जी मीन राशि में, दोनों वाटरी प्लैनेट, वाटरी साइन। और सोचिए कि अब नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बारिशें अचानक ही शुरू हो जाएंगी, बाढ़ें आ जाएंगी। और सिंपल प्रेडिक्शन थे आपके और हमारे लिए कि जब वक्री हो रहे हैं दोनों और वाटरी साइन में है तो साउथ में उस समय मानसून का टाइम होता है, साउथ में बारिशें होती हैं, तो साउथ में बाढ़ आ जाएगी उस समय। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारी टीम ने बताया था, आपने कुछ जल प्रलय के बारे में भी प्रेडिक्ट किया था जी। वो कौन से टाइमिंग था? मैंने यही टाइम प्रेडिक्ट किया था कि जैसे ही 11 अप्रैल का जो समय आएगा तो जल प्रलय हो जाएगा उसके बाद। और जब ये सूर्य राहु के नक्षत्र में आर्द्रा में चला जाएगा तो पहाड़ अपना रास्ता बदल देंगे, गांवों के गांव भी तबाह हो जाएंगे, रोड जो थे वो मिलेंगे ही नहीं। आप धराली में देख लीजिए उत्तराखंड, गांव पूरा गायब हो गया है, लोग गायब हो गए हैं, जो रोड वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मिला ही नहीं। हिमाचल में भी ऐसा होना शुरू हो गया है, किश्तवाड़ में भी ऐसा होना शुरू हो गया है। और अभी ये जो ट्रेलर है, ये बड़े धमाके तो अभी नवंबर में होंगे जब दोनों इकट्ठे होंगे, दोनों प्लैनेट। इंटरेस्टिंग। तो जो ये नॉर्दर्न साइड में ज्यादा होने की संभावना या सदर्न पार्ट में ज्यादा होगा उस समय। अच्छा। क्योंकि उस समय वहां पर बारिशों का समय ज्यादा होता है। नॉर्थ में भी होगा लेकिन नॉर्थ में कम होगा, और बल्कि आप और हम इकट्ठे मिलकर वैसे देखने जाओ जी इंटरेस्टिंगली तो कर्क, वृश्चिक और मीन जी, कुर्म चमक के हिसाब से यदि देखने जाए तो वो तो इट रिप्रेजेंट नॉर्थ डायरेक्शन जी। तो मेरा एनालिसिस ये बोल रहा है कि नॉर्थ में होने की संभावना ज़्यादा है। हाँ जी, साउथ के बजाय। लेकिन फिर भी एज यू नो, नहीं नॉर्थ में तो सर होगा लेकिन साउथ में ज़्यादा होगा उस समय। अच्छा, अब देखिए वही मंडेन में, मतलब मेरे एनालिसिस ये कह रहे हैं कि साउथ में ज़्यादा होगा, नॉर्थ में भी होगा आपके हिसाब से नॉर्थ में। अब यही है कि कभी साथ में आप हमसे सीनियर भी हैं, नहीं मैं आपसे सीख भी लूंगा, हो सकता है मुझसे त्रुटि हो रही हो कहीं मेरे कैलकुलेशन। नहीं, मैं वहाँ तक पहुँचा ही नहीं हूँ भाई। तो आप जब बोल रहे थे ना, हमारा मामला ऐसा है कि एक महीने चलना है जी। सो नेक्स्ट मंथ क्या होगा वो देखेंगे और आज बोलेंगे उसके बारे में। मैं नवंबर तक पहुँचा ही नहीं हूँ। लेकिन आप जब ये बोल रहे थे और जब आप शेयर कर रहे थे तब ये दिमाग में जो थॉट आया कि आपने बताया कि जब ये दोनों साथ में वक्री होंगे तब मीन राशि इज़ ए नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि जल तत्व की जो तीनों राशि है, मतलब जो राशि 4, 8 एंड 12, सो कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों राशि नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है। तो जब आप बोल रहे थे तभी मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे लग रहा है कि नॉर्थ में ज़्यादा होगा। मैंने अभी कोई एनालिसिस नहीं किया है। सो मंगल भी वृश्चिक में होंगे। यस, क्योंकि ये तीनों ग्रह जल तत्व की राशि में रहेंगे और
नॉर्थ दिशा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी। तो मुझे लग रहा है कि पहले तो दुनिया का नॉर्थ विच इज़ कॉल्ड अलास्का, यस एग्जैक्टली। तो वहाँ पर कुछ होगा, जी या फिर हो सकता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ हो, एग्जैक्टली। या फिर उससे भी थोड़ा जूम करके आए तो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में हो। जी अब उसमें भी ज़्यादा जूम करें तो समझ में आता है उत्तराखंड में होगा, बिल्कुल जी। क्योंकि सब उत्तर 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 को जूम करो। जी। अब उससे ज़्यादा तो आप आगे अब रिसर्च करो, क्योंकि अब ये आपका सब्जेक्ट ज़्यादा है। क्योंकि सर मैं डेट्स अभी भूल गया हूँ, इसलिए आपने जब मैंने डेट की बात की तो डेट दिमाग से निकल गई है। ब्रॉड लेवल पे स्टडी कर रहा था, अभी उसका वीडियो दिया नहीं है मैंने। अच्छा। अभी डिटेल में वीडियो दूंगा, प्रॉपर अभी गणना करना बाकी है कि एग्जैक्टली कौन सी वो डेट्स आएंगी जब वो प्रभाव आएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि का मंगल अब वो भी साथ में आ रहा है तो धमाका तो बड़ा होगा। जैसे पुणे में खड़कवासला में हुआ था 1962 के आसपास, ओके, जब बांध टूट गया था वो सेम कॉम्बिनेशन बने थे हमारे उत्तराखंड में जब वो बांध टूटा था 7 Feb 2021 को। हाँ, उसकी प्रेडिक्शन भी सर उसी टाइम पे दे दी थी। आपको याद होगा उस समय 7 और श्रवण नक्षत्र में थे सबके, जल के नक्षत्र। तो अभी वही चीज बाकी रह गई है देखना कि ये जो नवंबर में प्रभाव बनेगा, नक्षत्र कौन सा पकड़ा है इन्होंने। क्या बात है। अभी नक्षत्र नहीं देखा मैंने, क्योंकि अभी एक ब्रॉड लेवल पे हम कैलकुलेशन डिस्कस करके चल रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नहीं, अच्छे ज्योतिषी को एलिमेंट ऑफ डाउट भी रखना चाहिए, वो हेल्प करता है। जी हाँ। शॉर्ट वही बंदा हो सकता है जिसके पास ज्ञान की कमी है। जो ज्ञान वाला बंदा होगा उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ डाउट तो रहेगा कि ये गिनती की है लेकिन हो सकता है हो या ना हो। सो एलिमेंट ऑफ डाउट होना वो तो ये दिखा रहा है कि आपने स्टडी अच्छी की है। वो बीवी रमन जी एक ज़माने में अपने पब्लिकेशन किया करते थे, उनका एक मैगज़ीन भी आता था जी। और नाम भूल गया मैं, लेकिन उसमें एक बढ़िया लाइन आती थी, मुझे बहुत पसंद है। वो लाइनें थी, फलानी ग्रहचारणी सुचयंती मनीषिणः, अर्थात क्या होगा उसका सिर्फ और सिर्फ अंदेशा एक अच्छा ज्योतिषी कह सकता है, सुनिश्चित क्या होगा वो सिर्फ और सिर्फ विधाता कह सकती है। तो हम सब के अंदर एलिमेंट ऑफ डाउट तो होना ही चाहिए। अच्छा, इट रिमाइंड्स मी, क्योंकि आपके वन ऑफ द प्रिडिक्शन जब हम देख रहे थे, हमारी टीम देख रही थी, तो आपके बहुत सारे प्रिडिक्शंस स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी को लेकर भी थे। इंडियन स्टॉक मार्केट को, क्योंकि आपने बताया कि पॉलिटिकल थोड़ा अनस्टेबल एनवायरनमेंट रहने वाला है। सो स्पेसिफिकली पहले बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। तो इंडियन स्टॉक मार्केट को 2026 में 2025 में पहले तो, एंड देन फ्रॉम 2026 टू 2030 आप कहाँ पर देखते हो? सर 2030 इतना लंबा तो मैं तय नहीं करूँगा। जैसे आपने भी बात कही कि हम महीने का महीना देखते हैं, क्योंकि कई बार लोग मुझे कहते भी है कि 2 महीने बाद क्या होगा, क्योंकि मैं एक महीने की गणना करता हूँ। नहीं, वो भी बहुत है। तो हाँ, उसमें भी ये नहीं कहूँगा कि 100% एक्यूरेसी है, 95 के आसपास एक्यूरेसी रहती है, और कई बार वो एक्यूरेसी 98 चली जाती है और किसी माह में तो 90 तक रह जाती है। अच्छा, लेकिन इतना तक तो रहता है। हाँ, 2025 के बारे में ज़रूर कहूँगा कि ऐसे लोग जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बेटर है वो अपने ग्रह अच्छे ज्योतिषियों को दिखा लें, क्योंकि ये वर्ष नहीं है उनके लिए पैसा कमाने का। अच्छा। क्योंकि अचानक ही जो सोचा नहीं है उससे अलग हो जाएगा। क्योंकि एक प्लानिंग होती है, जब किसी को कॉल या पुट लेनी होती है, एक आइडिया होता है कि नेक्स्ट डे निफ्टी सेंसेक्स इतना जाएगा तो हम इतनी कॉल लेंगे और इतना पैसा बनाएंगे हर दिन। और आपने देखा होगा पीछे अचानक ऐसे भी धमाके हुए हैं कई बार कि अचानक 6% निफ्टी गिरा, एक दिन 7% ऊपर चला गया। अब आपने ले ली है, आपने पुट ले ली है और निफ्टी ऊपर चला गया, तो 50 लाख सुबह डालेंगे तो खत्म है पैसा। वो तो आपका प्रीमियम टूट के वो नील हो जाएगा, पूरा पैसा ही गायब हो जाएगा एक दिन। और ये प्रेडिक्शन मैं कई टाइम से मेरे कई क्लाइंट्स को भी कह रहा हूँ। और आशीष जी वो कहते हैं ना, डेस्टिनी तय कर चुकी होती है। कई लोग नहीं मानते हैं, कई लोगों को फिर भी ट्राई करना होता है कि ठीक है, आपने देखा होगा, मुझे पता है आप बहुत फेमस हैं, आपने कई लोगों के काम बनाए हैं और कई लोग आपके पास आते हैं। आप देखिएगा कई लोगों को आप गाइडलाइन देंगे, मानेंगे कुछ टाइम के लिए और खुश भी होंगे, आप अप्रिशिएट करेंगे, सुनते करेंगे नहीं। और कई बार ना वो अपनी मर्जी जिस दिन वो करते हैं उस दिन वो धोखा खा जाते हैं। तो ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, नॉट टू माय क्लाइंट्स बल्कि टू ऑल द व्यूअर्स, एक मैसेज है मेरा कि ये जो वर्ष है 2025 मार्च से जो शुरू हुआ है, मार्च 2026 तक स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर कहीं पोर्टफोलियो नीचे चला गया है, छोड़ दीजिए उसे, और जो भी करना होगा मार्च 2026 के बाद, ट्रेडिंग करनी है,
या आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको कुछ करना है तो उसके बाद कीजिए। कॉमोडिटीज से भी इस समय बच के रहिए। गोल्ड लेना है, बेटर है कि फिजिकल फॉर्म में ले लें, ई गोल्ड ले लें, ETF ले लें। लेकिन कॉमोडिटी MCX वगैरह में जाके फ्यूचर लेंगे या ऑप्शन ट्राई करेंगे तो लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ही वनलेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है। ये वर्ष लोगों के पैसा गंवाने का वर्ष है। कोई बैठा है बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति जिसने सूर्य की एनर्जी को खींच के रखा है, तो पूरी पब्लिक का पैसा वो कहीं ना कहीं खींच के लेके जा रहा है, तो लेकिन ये लोगों को नहीं समझ आ रहा है। आज भी स्टॉक मार्केट को लेकर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि अच्छा मुझे ये लॉस हुआ या मुझे प्रॉफिट हुआ। कभी ये नहीं सोचते हैं कि आज मैंने 15 लाख कमाए, तो किसी ने 15 लाख गंवाए होंगे तभी तो आपने 15 लाख कमाए। तो जो लोग शेयर मार्केट में कूदते हैं आशीष जी, उन्हें ये भी नहीं पता कि पैसा आ कहाँ से रहा है। पैसा लोगों के बीच में तो घूम रहा है। कोई व्यक्ति शाम को अगर 1000 करोड़ कमा रहा है, जो बड़ा प्लेयर बैठा है ऊपर मार्केट को हिलाने के लिए, तो उसने पब्लिक का पैसा ही तो इकट्ठा किया। एंड जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जो आज भी आजू बाजू में सुनते हैं कि अच्छा फलाने व्यक्ति ने BMW ले ली, डिफेंडर ले ली, ऑडी ले ली, चलो अच्छा वो व्यक्ति बताता भी है कि मैंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया। मे भी उसका लक अच्छा था या वो समय अच्छा था। अब ये व्यक्ति भी मार्केट में, मैंने कई लोगों को देखा घर बार दुकान खेत खलियान बेच के सारा पैसा मार्केट में, सब नील। और ये वो लोग हैं जो छोटी मोटी किसी से डिस्कशन करते हैं, फंड मैनेजर, या इनको ये भी नहीं पता कि कोई एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं जो इस बारे में गाइडलाइन देते हैं, या वो आपकी कुंडली के 5th हाउस को अच्छे से स्टडी करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा देगा या नहीं देगा। बस वो अंधाधुंध पैसा लगा देंगे कि हमने 10 करोड़ लगा दिए, अब हमने 100 करोड़ बनाने हैं, ये नहीं पता 10 करोड़ गायब होने वाले हैं आपके। नहीं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इज़ वन ऑफ द लेस ट्रैवल्ड ब्रांच। जी, बहुत कम लोगों को पता है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पूछ के ही आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि प्लैनेट्स जो है वही तो मंडेन में काम करेंगे, वही तो इंडिविजुअल लेवल पर काम करेंगे। सो हमने भी एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, उसका नाम ही यही था कि पहले आप चेक करो इज स्टॉक मार्केट इज़ फेवरेबल टू यू और नॉट। बहुत अच्छा दिया और था। तब हमने वो स्टडी किया था। इट वाज एन इंटरेस्टिंग एनालिसिस एक्चुअली। पिछले 60 सालों का एक डेलबार करके एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट, उन्होंने पिछले 60 सालों का डेटा निकाला था। उन्होंने बताया था इन स्टॉक मार्केट सिर्फ 5% लोग पैसा कमाते हैं जी, 95% लोग पैसा एक तरह से रखते हैं जी, वो कमाते ही नहीं है। सो आपने जो बताया वो बहुत बढ़िया है और व्यूअर्स को भी लाभ होगा दैट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का चार्ट बना के फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें भी जो आपने कहा वो आई विल रिपीट कि जब तक ये विक्रम संवत चल रहा है तब तक, चैत्र मास जब तक एंड नहीं होता तब तक आपको लंबा ऑप्शन या वगैरह नहीं रखना चाहिए। डे टू डे बेसिस पर ज़्यादा चलना चाहिए या फिर लंबी पोजीशन रखनी चाहिए। वही जो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने लिया हुआ है या बाइशन जिनके पोर्टफोलियो नीचे चले गए हैं, कई लोग घबरा जाते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि क्या करना है। तो मेरी व्यूअर्स के लिए सबसे ये सलाह है कि पोर्टफोलियो रखिए आप, बढ़ेगा वो बाद में। बेचेंगे तो ऑलरेडी लॉस करके ही बाहर निकलेंगे। इट रिमाइंड्स मी, यदि व्यूअर्स को ही बताना हो, ऐसे कोई 3 सेक्टर्स जी जो इतने सारे वॉलेटाइल मार्केट में भी अच्छा करेंगे, वैसे कुछ आपने निकाले हैं? बिल्कुल सर। अच्छा सर देखिए, शुरू से हमने बात ही शुरू से वहीं से की थी, डिफेंस। और मुझे आज भी याद है, कुछ नाम तो नहीं बता सकते हम शेयर्स के, क्योंकि आशीष जी सेबी की गाइडलाइन, अगर मैं कोई नाम लूंगा तो आपके चैनल पे भी स्ट्राइक आ जाएगी, मेरे ऊपर भी आ जाएगी। तो ए नाम से शेयर है, लोग समझ जाएंगे, आप और हम बाद में चर्चा करेंगे। 7 रुपए के आसपास था 2020 में। अच्छा। तो मैंने काफ़ी बल्क में, क्योंकि जब भी ऐसे पेनी स्टॉक उठाने होते हैं तो मैं खुद भी दोस्तों को, रिश्तेदार, मेरे क्लाइंट्स को, तो मैं गाइडलाइन दे देता था कि ए नाम का स्टॉक है डिफेंस का, उठा लीजिए। 7 रुपए का था। तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक उठाने हो तो आप 1-2 लाख इकट्ठे उठाते हैं। अभी 182-83 रुपए का चल रहा है। माय गुडनेस। जी, ऐसे और भी स्टॉक्स हैं कई। So defense is one of the sector. डिफेंस, और उस समय कोई मेरे जान पहचान के फंड मैनेजर, कई लोग जुड़े हुए मेरे साथ, वो कह रहे थे कि कपूर जी ये ना नीचे गिरेगा, ये कहीं 50 पैसे आ जाएगा, कहीं डीलिस्ट ना हो जाए। मैं कहा नहीं, ये मैंने कहा ये 3-4 हज़ार भागेगा 2032 तक। तो सर 2025 तक तो 200 टच कर ही गया है। अब 2032 भी देख लीजिएगा, 2 से 3 हज़ार का टारगेट है उसका। क्या बात और 7 रुपए की चीज़ आपकी 2000, आप मान के चलिए आपकी 10 सालों में वो 2000 की हो जाए, तो आप सोचिए जिसने कहीं आपके और हमारे जैसे व्यक्तियों ने 3-4 लाख रखे हों स्टॉक में, तो जो भी बहुत कम कीमत है उस समय, तो सोचिए कितने जीरो लग जाएंगे उसमें।
तो डिफेंस सेक्टर इस समय आज की डेट में, और हिंट हम दे सकते हैं बिना नाम बताए, ऐसी कंपनी जो ब्रह्मोस बना रही है, अब लोग समझ गए हैं, कंपनी का लोगों ने नाम निकाल लिया इस समय, पता है लोगों को। तो ये जो स्टॉक है आज की डेट में, इस समय अभी 2100 में चला गया था, अब 1200 से, अभी आप अप्रैल में मैंने एक वीडियो भी दिया था कि डिफेंस अचानक जून से पहले पहले डबल हो जाएगा। अच्छा। अब ये नहीं पता था कि ये पहलगाम जैसा एक हमारे छाती पे एक घातक प्रहार कर दिया जाएगा भारतीयों के, कि वो इसका कारण बनेगा। और जब मोदी जी आए थे रात को, जब डिफेंस की बात की, तो 3 अपर सर्किट भी लग गए थे उसके बाद। लेकिन देखिए करेक्शन भी होना तय होता है। तो अप्रैल में जो हमारे स्टॉक जिस रेट में थे, मई एंड में वो डबल हो गए थे। अच्छा। 2 माह में। और मैंने अप्रैल से ही मैंने टारगेट देना शुरू किया था कि अगले 6 साढ़े 6 वर्षों में डिफेंस कम से कम 10 गुना भागेगा, और मिनिमम। वाह। और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं आज जो पैनी के आसपास हैं, वो तो 30-35 गुना ग्रोथ है उनकी। तो पहला तो डिफेंस सेक्टर, लेकिन इसमें देखना होगा कि कुछ ऐसी कंपनियां जो कहीं डिलिस्ट होने की तैयारी में ना हो, फ्रॉड, ये तो लोगों को स्टडी करना पड़ता होगा। तो नंबर 1। नंबर 2, अब देखिए कई बार जैसे लोग पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे लेते हैं, तो वहाँ पर डिस्कशन हो जाता है कि क्या लेना है क्या नहीं, लेकिन इन चीज़ों को हम वीडियो के माध्यम से कभी नहीं ले सकते। और सेबी की गाइडलाइंस भी हैं कि आप इंडस्ट्री बता सकते हैं, शेयर के नाम नहीं डिस्कस कर सकते। दूसरा, केमिकल इंडस्ट्रीज, शिपिंग इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ये जो सेक्टर, एफएमसीजी, फूड सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने 3 मांगे हैं, मैंने 5-6 बता दिए हैं। और जितनी भी स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, चाहे वो डिफेंस के लिए कुछ बना रही हैं या स्पेस के ऊपर कुछ काम कर रही हैं, ये सब के सब दौड़ेंगे, क्योंकि मंगल की महादशा स्टार्ट हो रही है, वायु राशि में मंगल जा रहा है, तो स्पेस में तो बहुत कुछ करेगा ये। अब इसमें शेयर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है। बेटर है कि लोगों को हमारे इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक मैसेज है कि शेयर्स की लिस्ट बना लें, उसकी रिसर्च करें, स्टडी करें, पी रेशो को चेक करें। ऐसा नहीं कि किसी ज्योतिषी ने कह दिया, आपने पैसा लगाया इन कंपनियों के ऊपर, बाद में पता चला कि 4 कंपनियां भी डूब गई जिनके शेयर 2000 के आसपास हैं। जैसे पीछे एक कंपनी डूब गई है, उस 2200-2600 का शेयर सोचिए आज 42 रुपये पे आके रुक गया। 5-7 माह के अंदर इतना बड़ा फ्रॉड किया। वो जो गुड़गांव की कंपनी थी जो कैब भी चलाते थे, कैब वाली कंपनी, सोचिए ना ऐसे शेयर जिन्होंने आशीष जी 2200-2500 रुपये में शेयर लिए होंगे लाखों के हिसाब से, जो इन्वेस्टर्स हैं, आप सोचिए उनका क्या हुआ होगा। डूब गए वो लोग, तो खत्म हो गए। तो यहाँ पर कई लोग गलतियां करते हैं, बड़ा शेयर उठा लेते हैं लार्ज कैप, एंड सोचते भी नहीं है कि कभी ये गिरा तो या उसकी बैकग्राउंड चेक कर ली जाए, या जो लोग जिन्होंने इसको लिस्ट करवाया था उनकी बैकग्राउंड देख ली जाए। और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड पता चल जाती है उनकी कि कहीं कोई केसेस थे या कोई पुलिस केसेस थे या कोई लिटिगेशन के थे। ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे शेयर से हमें दूर रहना ही चाहिए। ट्रू। अब 5 में से एक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप देख रहे हो कि अभी रियल एस्टेट भागेगा। रियल एस्टेट गिरेगा जी। अच्छा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भागेगा। रियल एस्टेट, अभी मंगल चला गया है कन्या राशि में 28 जुलाई को। अब ये गिरेगा, गिरता चला जाएगा लगातार। अब मान के चलिए अगले वर्ष अप्रैल में हमें वही रेट मिलेंगे जो आज से 4 माह पहले थे रेट। अच्छा। तो ये 12-15 माह का एक करेक्शन है प्रॉपर्टी में। ओके। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी बढ़ेगा, नई प्रॉपर्टीज आएंगी, कुछ कम रेट में मिलेंगी, और कई जगह पर सप्लाई ऑलरेडी ज़्यादा है। जो बायर्स हैं वो भी धोखा खा जाएंगे, उन्हें लगेगा कि शायद कुछ मिलेगा ही नहीं, बल्कि अब ये जो सिचुएशन ऐसी पैदा होगी कि सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, बायर नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टियां अभी 30-60% अभी रेट क्रैश होंगे, नवंबर तक होते चले जाएंगे अभी। लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स बहुत आगे चले जाएंगे। ये जो भारतवर्ष को ओलंपिक मिलने वाली जो बात है 2036 को, वो उसमें ज्योतिष क्या कहता है? आपकी स्टडी क्या कहती है? आपके अहमदाबाद में मैं अभी सुबह डिस्कस ही कर रहा था कि जिन रोड्स में अभी हम आ रहे हैं हाईवेज में, अब हाईवे के ऊपर भी हाईवे बनने वाले हैं यहाँ पे क्योंकि अभी एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने वाली है। सर देखिए, भारत कैपेबल है, लेकिन हमें कई चीज़ों में ना थोड़ा सा एक सेंसिटिविटी होती है, जो कंसर्न एंड केयर होता है, इसमें हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो रिश्वतखोरी है कि भाई जब तक आप कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे तब तक काम नहीं होंगे, इन चीज़ों में जब तक एक्शन नहीं होगा
तब तक हम एक अच्छा प्रशासन नहीं दे पाएंगे। और अगर हम ओलंपिक करवाने वाले हैं, सोचिए 2036 तक, अभी भी शायद इसका अप्रूवल नहीं आया है, 2026 में बाकी है। नेक्स्ट ईयर इसका अप्रूवल आएगा, आईओसी के या आईओसी देती है इसका अप्रूवल, यस। तो वहाँ से अप्रूवल आएगा कि क्या हम कैपेबल हैं, क्या हम करवा पाएंगे। प्रपोजल तो हमारी तरफ से दिया जा चुका है एंड हर देशवासी चाहता है कि हो जाए ये काम, लेकिन उसके लिए तैयारियां तो सोचिए 2026 से कर देनी होंगी। आपने स्टडी की है होगा या नहीं होगा, वैसा कुछ स्टडी किया है आपने या नहीं किया है? उस समय मैंने स्टडी तो नहीं किया, उस समय दशा 2036 में राहु की होगी, राहु की महादशा होगी एंड शनिदेव जी होंगे उस समय, सिंह राशि में होंगे उस समय। जी हाँ, सिंह राशि में होंगे उस समय, और देश की कुंडली में 4th हाउस में होंगे, और 9th एंड 10th को कार्य क्षेत्र को भी कनेक्ट करेंगे। सक्सेस मिलने के तो चांसेस हैं सर। अच्छा, बिल्कुल, वेरी गुड। कि अप्रूवल तो मिलने के योग बने हैं, कि अप्रूवल मिलना चाहिए। और क्योंकि मंगल की महादशा भी आ रही है, मंगल वैसे भी स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र को दिखाता है, चांसेस पूरे हैं। क्या इंडिया में क्रिकेट के अलावा कोई और स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगी या क्रिकेट तक ही सीमित रहेगा इंडिया? देखिए, इसको हम ज्योतिष के माध्यम से आशीष जी ना देखें तो एक अलग एंगल से भी देख जाते हैं सर। हमारे देश में आप देखिए कभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स गेम में, फाइट वाली गेम में रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है, हमारी बात हुई थी अब तक कैमरा, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा। क्योंकि सर हमारे देश में कोई भी हैवी वेट बॉक्सर नहीं है आज की डेट में। आपको आशीष जी, मैं आज मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि हमारे देश में सक्षम नहीं है लोग, हैवी वेट बॉक्सर नहीं बन सकते हैं? सर बहुत गली गली में फाइटर्स हैं हमारे पास। सर एक रिंग में उतरने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है एक फाइटर को, ना प्रॉपर डाइट है, ना प्रॉपर ट्रेनिंग है। जैसे एक टाइसन जैसे लीजेंड्स हैं जो सोचिए 58 में अभी जे पॉल के साथ फाइट की, और सोचिए मात्र वो 4 पॉइंट में वो हार भी गए थे, बट ही इज अ लीजेंड। मतलब और सोचिए कि जो व्यक्ति जीता होगा वो भी नतमस्तक था उसके साथ। मतलब ऐसे ऐसे कोचेस चाहिए टाइसन जैसे हमारे देश में, और ऐसे कोचेस मिल जाएं तो सोचिए बॉक्सिंग में तो हम आने वाले 2 साल में हम हैवी वेट बॉक्सिंग में भी गोल्ड मेडल ला सकते हैं। वेरी गुड सर, बहुत कैपेबिलिटी है हमारे देशवासियों में। मतलब गली मोहल्लों में हर जगह पे स्पोर्ट्स पर्सन दिखेगा आपको, लेकिन प्रसाधन और जो पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स के ऊपर, उसकी बहुत कमी है। और क्योंकि मंडेन की बात हो रही है, मैं खुल के कहूँगा सर, खा जाते हैं लोग, जो प्रशासन में लोग जुड़े हुए हैं, जो फंड्स आते हैं पीछे से। आप मैरीकॉम मूवी देखिए, वहाँ पे एकदम खुला बताया गया है कि डोमेट्री में रखा जाता है स्पोर्ट्स पर्सन को, और जो पैसा है वो प्रशासन में लोग खा जाते हैं। आप सोचिए कैसे प्लेयर्स आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, कुंडली में कभी नहीं है देश की। मंगल की महादशा आ रही है, वो तो ये कह रही है कि ओलंपिक में जहाँ पर हमारे 117 बच्चों को भेजे, हमारे बच्चों ने हमारे 117 खिलाड़ियों को भेजा था पिछली बार, तो क्या हम 400-500 को नहीं भेज सकते? मतलब हम पैसा नहीं लगा रहे हैं, तैयार नहीं कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स को। अगर हम 6 मेडल लेके आए थे शायद हम पिछली बार, अगर 400-500 को भेज देते थे तो शायद मेडल 20-25 आ जाते थे हमारे पास। हम आने वाले टाइम पे टॉप 5 पे भी आ सकते हैं। मंगल की महादशा तो बहुत कुछ तय कर रही है, और मंगल में तो पराक्रम, एक साहस भी दिखाई दे रही है। साहस, पराक्रम, स्पोर्ट्स उसी में आता है। यस, क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति की अपनी कुंडली अलग है, लेकिन व्यक्ति जब एक देश से दूसरे देश में जाएगा स्पोर्ट्स में एक खिलाड़ी बनके, तो उस देश की कुंडली में मंगल का प्रभाव भी उस व्यक्ति के ऊपर आएगा, उस स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर, कि कहीं वो इंजर्ड हो गया है या बाय चांस वो फाइनल में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो भी वो मंगल का जो पराक्रम है वो अपना पराक्रम जरूर दिखाएगा और जीत के आएगा वहां से। क्योंकि तब वो व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश को रिप्रेजेंट करता है। तो सर मंगल ने तो पूरी तैयारी की है कि आगे गोल्ड मेडल में टॉप 5 क्या टॉप 1 पे भी आ सकते हैं, नंबर 1 पोजीशन पे भी हम खड़ा हो सकते हैं। बस ये जो रिश्वतखोरी वाला सिस्टम है, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, बस उन्हें समझना होगा कि थोड़ा सा देश के बारे में पहले सोच लें। समझ गए। अभी आपने मैरी कॉम जी का नाम दिया, तो वन ऑफ द क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी था कई सालों से है, और वो ये है कि क्या महिला नेतृत्व हमें कभी मिलेगा भारत को या नहीं मिलेगा? महिला नेतृत्व सर अभी तक हमें कौन सी महादशा में मिला था? बुध की महादशा में ही मिला है अभी तक, जब इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद 81 से 89 के बीच में केतु की महादशा आई थी, तभी भी रहा, उसके बाद आया नहीं। अभी जो मंगल की महादशा आ रही है, तो मंगल की महादशा तो नेतृत्व नहीं दिखाती है, लेकिन ये जो चंद्रमा की महादशा भारत की अभी गई है,
2015 से लेकर 2025 तक। तो चंद्रमा मतलब फेमिनाइन, थर्ड हाउस में था, क्रिएटिव साइन में, वीनस साथ में, शनि साथ में। तो आप सोचिए जो हमारे देश की जो कोर लीडरशिप है, उन्होंने महिलाओं को, जब भी हम पुरुषों और महिलाओं की बात करते हैं तो देखिए आज की डेट में ये क्वेश्चंस होने भी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं महिलाएं, आशीष जी, हमसे ना आज भी आगे हैं लीडरशिप में। बिकॉज जहाँ पे मेरा ये मानना है, जहाँ पे पुरुष लोग सोचना बंद करते हैं, वहाँ से वो सोचना शुरू करती हैं। क्योंकि जो एक दर्द बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो महिलाओं में है। वो फिल्मों में डायलॉग अच्छे हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, वो लेकिन रियल लाइफ में सर महिलाओं को दर्द नहीं होता अगर हम रियल लाइफ की बात देखें। बिकॉज दे आर मोर पावरफुल, उनका डीएनए मर्दों से ज़्यादा स्ट्रांग है पुरुषों से। तो चंद्रमा तय कर चुका है कि आगे लीडरशिप कहीं ना कहीं महिलाएं संभालेंगी। लेकिन मंगल की महादशा में कोई एक व्यक्ति जो देश को लीड करे, ऐसा व्यक्ति मंगल की महादशा में तो नहीं दिखाई दे रहा है। समझ गया। बाकी राहु तो कुछ भी कर सकता है उसके बाद। नहीं, ओवरऑल यदि आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी देखें राइट नाउ, तो चारों ओर हमें मेल सेंट्रिक पर्सनालिटीज ज़्यादा दिखती है, फीमेल सेंट्रिक पर्सनालिटी कम है जी। सो इन्हें वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऑल्सो, इंडिया को तो हमने समझ लिया कि मंगल के महादशा में नहीं मिलेगा। क्या वर्ल्ड में भी आप देख रहे हो कि महिला नेतृत्व वाली कोई सरकार या कोई आ सकती है? सर पहले मैं हम भारत पे दोबारा वापस आऊंगा। देखिए मंगल जा रहा है अभी बुध की राशि में, सेकंड हाउस में महादशा शुरू होने। बुध मतलब मरकरी की राशि, तो मरकरी से यंग बच्चों के बारे में, यंग जनरेशन के बारे में भी विचार होता है। तो हमारे देश को तो हम अलग करना चाहेंगे इसमें, क्योंकि अभी हमारी महिलाओं की लीडरशिप और ज़्यादा आगे जाएगी। फाइटर पायलट्स इतनी सारी निकल के आएंगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मंगल के अंत होते होते कहीं ये क्वेश्चन न खड़ा हो जाए कि महिलाएं कहीं 55% पे जा रही हैं और पुरुष 45% रेशो पे चले गए हैं। आप कॉर्पोरेट में देख लीजिए आज की डेट में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज में आज की डेट में महिलाएं कुछ एक कंपनी में 60% हैं और 40% पुरुष हैं। कारण भी है क्योंकि दे आर मोर सिंसियर, और जब वो कोई लीडरशिप संभालती हैं तो जो वेंचरलिस्ट हैं ऊपर, जिन्होंने बिजनेस खड़े किए हैं, उन्हें डर नहीं होता। उन्हें पता है कि महिलाएं हैं, सिंसियर हैं और सिस्टम को बेहतरीन तरीके से संभालेंगी विद फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर देखिए मंगल है, वायु राशि में जा रहा है, महिला फाइटर पायलट, आर्मी में महिलाओं का बड़ा रोल, लीडरशिप में भी। हमारा मेन क्वेश्चन था कि क्या कोर लीडरशिप में जो प्रधानमंत्री बन पाएंगी, क्योंकि देखिए हमारे राष्ट्रपति आज भी जो शक्तियां हैं ठीक है ज़्यादा हैं, आज भी हमारी राष्ट्रपति एक महिला है, लेकिन बात आ रही है प्रधानमंत्री बनने की। मंगल की महादशा बेशक कोई प्रधानमंत्री बनता हुआ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अदर देन दैट महिलाओं का रोल मंगल की महादशा में पुरुषों के मुकाबले कहीं ना कहीं, अगर पुरुष 19 रहेंगे तो महिलाएं 20 होती हुई नजर आ रही हैं भारत में। क्या बात। मंगल इतना कुछ करने वाला है एंड दे डिजर्व, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज्यादा सक्षम है पुरुषों से। आप प्रशासनिक अधिकारों में देख लीजिए, आज महिलाएं ज्यादा सुर्खियों में हैं, जस्टिस में भी, अपनी कमांड लेने में भी, प्रशासन में भी, न्याय करने में भी। उनकी जो स्पीड है काम करने की, अगर पुरुष 3 दिन में कार्य करता है तो प्रशासन के अधिकारों से जुड़ी हुई महिलाएं 1 दिन में वो काम करती हैं। क्या बात। और घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, फैमिली को भी देख रही हैं, मतलब मल्टीटास्किंग। ट्रू। और रही बात विश्व की, नहीं सर देखिए विश्व का कहीं ना कहीं संचालन तो भारत ने ही किया है, दुनिया ने भारत से सीखा है। आपने हम मेरे से ज़्यादा शास्त्र पढ़े हैं, मुझसे ज़्यादा, आपको भी पता है सर, सब कुछ आशीष जी यहीं से ही चुरा के ले गए हैं लोग। और कहीं ना कहीं जर्मन हमें सबसे ज़्यादा फॉलो करता है। हमारे सनातन को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो जर्मन करता है। हम भूल चुके हैं अपनी जड़ों को। तो विश्व की गारंटी तो नहीं दूंगा, भारत कुछ बड़ा करने वाला है भारत आने वाले समय में। और महिलाएं अब राहु की महादशा में देखेंगे कि कोई ऐसा अंतर आ जाए कि महिला कोई देश को लीड करे, और करना भी चाहिए। एक बार पूरी दुनिया को दिखाना भी चाहिए कि हमारी महिलाएं जो प्रधानमंत्री बनेंगी तो वो कितनी सक्षम होंगी। क्योंकि एक बार तो दुनिया लोहा देख चुकी है। एक बार तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का, एक ईस्ट पाकिस्तान को टुकड़े करवा के बांग्लादेश बना भी दिया था। पूरी दुनिया वो दमखम देख चुकी है। और हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने उनको चंडी भी कहा था। वो भी पूरा संसद में कहा था चंडी। तो वैसे ही आगे चंडी एक और भी चाहिए आगे। वाह। विद दिस अमेजिंग नोट मैं हमारा पॉडकास्ट मतलब कंप्लीट करूँ उससे पहले एक प्रश्न ये भी था कि आपका अभी 2 दिन पहले ही हमारी टीम ने आपका एक इंटरेस्टिंग रील मुझे भेजा था जी। और वो भी मैंने देखा था। सो
आई थिंक उसमें आप कुछ बात कर रहे थे न्यू करेंसी की। जी। तो मेरा प्रश्न था कि वैसे तो करेंसी को जब भी बात आती है न्यू करेंसी की या डी-डॉलराइजेशन की बात आती है या न्यू वर्ल्ड करेंसी की बात आती है तो गुरु शनि को देखना चाहिए, और गुरु शनि की जो साइकिल है 20 साल की वो आप देखो, या फिर उससे थोड़ा पीछे जाओ तो 60 साल की साइकिल देखो, उससे भी पीछे जाओ तो 200 ईयर्स की साइकिल देखो, वो करके हिसाब करना चाहिए। जी। लेकिन आपने कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमिना उसमें बताया था, उसमें आपने ये कहा था कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट थिंग, और कुछ नई करेंसी डेवलप होगी शायद, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा मैं। आपके कैलकुलेशन क्या थे उसमें? मुझे वो कॉम्बिनेशन भूल गए हैं, फरवरी 2025 के वो मंडेन के कॉम्बिनेशन थे, और ये वीडियो सर आज नहीं दिया था मैंने, ये पिछले वर्ष दिया था मैंने जनवरी 2024 के आसपास, और वही रील शायद हमारे जो मीडिया टीम है उन्होंने उसको काट के फिर से डाला। अच्छा, ओके। जी हाँ, तो उसमें मैंने कहा था कि 2025 में तय हो जाएगा कि भारत एक नई करेंसी को जन्म देगा, ब्रिक्स के साथ कुछ अलग से होने वाला है। क्योंकि आप देखिए ना, और वही बहाना बन भी रहा है, ट्रम्प आए दिनों हम इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना लगा देंगे। अब भारत डरने थोड़ी नहीं वाला, किसको डराने जा रहे हो आप? सबसे बड़ी बात है, क्या भारत डरेगा ये ट्रम्प वाली ये जो टैरिफ वाली गेम है? नहीं सर, हमें नहीं फर्क पड़ता अभी इन चीज़ों से। आप देखिए, जिस दिन वो टैरिफ लगा था 25%, उस दिन हमारी मार्केट नीचे गिरी थी और शाम को 25 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला गया था। आप सोचिए कितनी पॉजिटिव डायरेक्शन थी लोगों की कि भाई तुम कर लो, 25% लगा लो। उस दिन डर बना हुआ था लोगों का कि आज कहीं निफ्टी कहीं मार्केट कहीं 8 या 9% कहीं या कहीं लोअर सर्किट न लग जाए। 25% बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, लेकिन पॉजिटिविटी देखिए लोगों की। तो कहीं ना कहीं देखिए सर, गोल्ड के आशीषी रेट बढ़ते जा रहे हैं अभी, गोल्ड के रिजर्व्स इंडिया भी बहुत ज़्यादा करते जा रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले 4-6 महीने विद इन ईयर भारत ब्रिक्स के साथ मिलकर कोई करेंसी लॉन्च कर दे, क्योंकि डॉलर का डाउन होना अभी तय है। जो महादशा चल रही है शनि की इस समय यूएस की, फिर यूएस ना अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा, और एक ईगोइस्टिक जब राजा आगे आ जाता है, जो गलतियां करते जा रहा है, वो सिर्फ अपने हितों के बारे में सोच रहा है। कभी उसके पुतिन दोस्त हो जाते हैं, कभी ज़ेलेंस्की दोस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, उसको अपने हित दिखाई दे रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। उसके लिए यह है कि यूक्रेन का कुछ जो सामान जो उन्हें चाहिए, मिनरल्स, वो उन्हें मिल जाएं। पुतिन भाई जो तुम्हें चाहिए वो तुम रख लो। तो वो कहावत है ना सर कि 2 बिल्लियों के बीच में एक बंदरबाजी मार गया था, तो यहाँ पे उल्टा हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप सोचिए कि यूक्रेन पिस रहा है दोनों तरफ से, और बड़ी सारी बातें बोल दी मैंने। वो कहते हैं ना, इसलिए आप रियल लाइफ में एक्टिंग करना और एक्चुअल में लीडर होना, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। आज यूक्रेन के लोग भी पछताते होंगे कि ये जो ज़ेलेंस्की था, ये बेचारा मूवीज़ में ही राष्ट्रपति बना रहता, तो शायद वहाँ पे उसके आज अच्छे OTT में प्रोग्राम भी चलते रहते, लोग एंजॉय भी करते। तो देश ख़त्म कर दिया उसने। आप सोचिए हम कहाँ से कहाँ आ गए। लेकिन ये सर करेंसी आशीषी इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ों के साथ। हमें अपने हित देखना बहुत ज़रूरी है। सुपर पावर हम तभी बनेंगे जब हम रुपए को या ऐसी करेंसी के ऊपर ले जाएंगे जहाँ पे हमारे हित छुपे होंगे। डॉलर्स में हमारे हित नहीं है। आज कोई भी ट्रांजैक्शन करनी होती है, वहाँ पे डॉलर की बात आ जाती है। आप पुतिन को देख लीजिए, इतना बड़ा युद्ध चला रखा है, भारत और रशिया के बीच में इतना बड़ा व्यापार हो रहा है, सिर्फ डॉलर और उनकी करेंसी के बीच में, रुपए, और हम रुपए से आज कच्चा माल खरीद रहे हैं उनसे। तो कहीं ना कहीं डॉलर की बात नहीं हो रही। अदरवाइज आप खरीदते समय भी ट्रांजैक्शन चार्जेस दोगे, बेचते समय भी दोगे सर, डॉलर तो फिर ऊपर जाएगा। अब जब ये ट्रांजैक्शन चार्जेस ही खत्म हो जाएंगे तो डॉलर तो नीचे गिरेगा। और ये जो शनि की जो 60 सदी पीछे निकल कर गई है यूएस की, और अभी शनि की महादशा, ये सर गिराएगी करेंसी को। सेकंड हाउस भी तो कनेक्ट हो रहा है वहाँ पर। तो सेकंड हाउस मुद्रा का है आपका, और धन का स्टोर करने का है। तो कोलैप्सिस तो होंगे, क्या बात है, और रिसेप्शन भी आएगा, नुकसान होने वाला है यूएस का बहुत बड़ा। और हमारे भारतीय भी तो वापस आने वाले हैं अभी अगले वर्ष। अभी 2024 में सिलसिला शुरू हुआ, 25 में, 26 में देखिए कैसे फ्लाइटें भर के आएंगी वहाँ से। रियली? जी हाँ, क्या बात है। पॉजिटिव तरीके से आएगी फ्लाइटें भर करके, या वहाँ से भेजा जाएगा? नेगेटिव तरीके से आएंगे सर, क्योंकि मंगल की महादशा आएगी, हम किसी की सुनेंगे नहीं, और जब किसी की सुनेंगे नहीं तो हम आक्रामक होंगे, और हमारे देश के लोग वहाँ भी आक्रामक होंगे।
हाँ हाँ। बाकी मैं देश के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि दूसरे देश में हैं, कहीं मारपीट ना करें, कहीं Okay. पीटे ना किसी को वहाँ पर जाके। पता चला प्रशासनिक अधिकारों में जुड़े लोगों को मारना शुरू कर दिया लोगों ने, क्योंकि देखिए भारत, देखिए सर डीएनए तो वही है ना हमारा, चाहे विदेशों में चले गए हैं, अब ये किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि अपनी कुंडलियां अलग हैं, लेकिन भारत की कुंडली का प्रभाव तो मंगल का तो सब लोगों में आएगा। अभी True. कोई भी दुनिया में हमें परेशान करने की कोशिश करेगा, किसी भी देश में, हम नहीं सुनेंगे अभी किसी की। तो एक तो रिसेशन आएगा यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में लोग वापस आएंगे, हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव रीजन दोनों ही रहने वाले। क्या बात है, विद दिस अमेजिंग नोट कि भारत के लिए आने वाला समय बहुत सुवर्णमय है। विद दिस अमेजिंग नोट आज का पॉडकास्ट यहीं पर कंप्लीट करते हैं। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग माय इनविटेशन। और बहुत सारे नए आयाम, मंडेन का अभ्यास हम भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे नए आयाम हमने आज आपके थ्रू जाने और हमारे ऑडियंस को भी इसका लाभ होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, और वैसे ही आने वाले समय में फिर हम मिलते रहेंगे दोबारा। जी हाँ, थैंक यू आशीष जी, और व्यूअर्स के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। शुभम भवतु, प्रणाम।